नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों की एक जूनियर असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें कल हम लोगों ने 2016 के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग देखते हैं जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2017 के, जो को हुआ था 19 फरवरी 2019 को। इसका पहला क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसका जो है ना वाक्य भेद बताइए, कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी आज्ञावाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इच्छावाचक, क्योंकि यहाँ पे आप इच्छा प्रकट की जा रही किसी के प्रति। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थभेद की दृष्टि से इच्छावाचक है। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का पता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम बाजार नहीं गए। आज्ञावाचक से वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे एक गिलास पानी लाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। ऑप्शन ए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। ऑप्शन बी अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ऑप्शन सी अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया। यहाँ पर देखिए कर्तवाच्य, कर्तवाच्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, जिसमें कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, फिर कर्ता प्रधान हो। देखो ऑप्शन बी जो है, इसमें अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, यहाँ पे अध्यापक है ना कर्ता, ये स्वयं पढ़ा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। दिए गए वाक्यों में से अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया वाक्य कर्तवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि उक्त वाक्य में कर्ता अर्थात अध्यापक की प्रधानता लक्षित हो रही है। वाच्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, कर्तवाच्य, क्रिया का वह रूपांतर जिससे एक वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। दूसरा है कर्मवाच्य, इससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। तीसरा है भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। अगला क्वेश्चन है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी तालव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दंत। ला और सा का उच्चारण दंत है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं। जैसे कंठ से होने वाले कौन से, आ का वर्ग के वर्ण है, और हा और विसर्ग, ठीक है। और तालु से होते हैं ई च वर्ग के वर्ण, या तथा सा। और मूर्धा है री टा वर्ग के वर्ण, रा और सा। दंत हैं ता वर्ग के वर्ण, ला और सा। ओष्ठ हैं उ पा वर्ग के वर्ण। कंठ तालु ए आए। कंठोष्ठ हैं ओ औ, और दंतोष्ठ हैं वा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, किसने की, वाल्मीकि ने की थी, हमको पता है। लेकिन वाल्मीकि का सही शब्द लिखावट कौन सी है, ये हमको देखना है। वाल्मीकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वाल्मीकि। देखिए हमको पता है नाम तो है वाल्मीकि, लेकिन इसमें अब ए और डी दोनों दिए गए हैं, तो हम ए को लगाते हैं, बाकी जो सही क्या हो, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है। ऑप्शन ए अनुस्वार की सहायता से होता है, ऑप्शन सी अनुनासिक की सहायता से होता है, ऑप्शन डी
बिना किसी सहायता से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इस वर्ण जो होते हैं, वर्ण में क्या होता है, पहले तो स्वर होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन। व्यंजन जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्वयं होता है, और जबकि व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो स्वर पूछ रहा है तो इनका क्या होगा, बिना किसी की सहायता से होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्रोत भाषा, ऑप्शन बी लक्ष्य भाषा, ऑप्शन सी मानक भाषा, ऑप्शन डी माध्यम भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्रोत भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, तथा जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वह लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहलाती है। एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है, और इसका पैमाना क्या होता है, व्याकरण। आगे एक पैसेज दिया गया, पहले पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करता है या करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। अपठित गद्यांश के आधार पर इन क्वेश्चंस को बता देना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता की माता कौन है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी योग्यता। नम्रता ही स्वतंत्रता की मात्रक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है? ऑप्शन ए अहंकार, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी क्रोध, सॉरी योग्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहंकार। अगला क्वेश्चन है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मानसिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी भौगोलिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिक स्वतंत्रता। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। ऑप्शन ए आत्मबल, ऑप्शन बी नैतिक बल, ऑप्शन सी अभिमान, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वतंत्रता। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन ए 9-2-11, ऑप्शन बी अंगूठा दिखाना, ऑप्शन सी अंधे की लकड़ी, ऑप्शन डी आंख का तारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9-2-11। यहाँ पे जो लोग मुहावरे दिए गए हैं, 9-2-11 का होना अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है, भाग जाना। अंगूठा दिखाने का मतलब है या फिर समय पर कार्य धोखा देना। धोखा देना। आंख का तारा होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। तो पुलिस को देख के चोर क्या होते हैं? 9-2-11 अर्थात भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिवाकर, ऑप्शन बी प्रभाकर, ऑप्शन सी सुधाकर, ऑप्शन डी भास्कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुधाकर। सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका है? ये चंद्रमा का पर्याय है। शेष दिवाकर, प्रभाकर तथा भास्कर क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची। चलो हम सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। मार्तंड, रवि, मरीचि, सविता, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली आदि, ये सब क्या हैं? ये सब सूर्य के पर्यायवाची। चंद्रमा के पर्यायवाची हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, शारंग, निशाकर, निशापत, मृगांक और कलानिधि, ये सब क्या हैं? ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी जलज। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विष। अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मीराबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। देखो, ये रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। और तुलसीदास जी की अन्य 11 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जो कि हैं कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नछहु, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ऑप्शन है अल्प विराम, ऑप्शन बी अद्रव्यमान विराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी निदेशक चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी योजक चिन्ह। प्रश्नगत वाक्य में माता पिता के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों तथा द्वित्व शब्दों के मध्य किया जाता है, यथा माता पिता। अल्प विराम चिन्ह कैसे होते हैं? कॉमा जो लगता है। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर का ठहराव होता है वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और अर्धविराम क्या होता है? ये ऊपर एक डॉट फिर नीचे कॉमा। इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में किया जाता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है निदेशक चिन्ह। ये योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। और इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी मधुकर, ऑप्शन सी नरपत, ऑप्शन डी दिनकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रत्नाकर क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है। और समुद्र के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जलद, पारावार, सिंधु, निर्निध, नदीस, पयोध, अर्णव, पयोनिध, अर्णव गोस्वामी पयोनिध, अब्धि, जलधाम, नीरद, जबकि नरपत राजाकम और मधुकर भ्रमर का तथा दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। देखो, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधियाँ वे होती हैं जिनमें 2 स्वरों का मेल होता है। और व्यंजन संधि में क्या होते हैं? स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होती हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि क्या होती हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है, उनको विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्रति, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी प्रत, ऑप्शन डी प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रति। प्रतिध्वनि शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह एक संस्कृत उपसर्ग है। इसमें निर्मित कुछ अन्य शब्द इस प्रकार हैं: प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान और प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार। अब यहाँ पे 1, 2, 3 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्येक जो हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रति नहीं देखने को मिल रहा है, ये प्रत्येक हो गया और प्रत्यक्ष हो गया और प्रत्युपकार हो गया। इनमें भी क्या है? इनमें भी ये प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ये ध्यान देने वाले हैं।
उपरा भी एक संस्कृत उपसर्ग है जिससे निर्मित शब्द हैं प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल और प्रयोग, प्रगत, प्रसार आदि। कारज किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी अर्ध तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी देशज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्ध तत्सम। अब ये देखो, हमने तत्सम तद्भव तो सुना था, बट अर्ध तत्सम क्या होता है? जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम तत्सम होते हैं। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के शब्द होते हैं जो किस में आते हैं? तद्भव में, तद्भव में रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ संस्कृत का रहता है और कुछ तद्भव का रहता है, उसको क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम कहते हैं। कारज एक अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ये ना तो पूरी तरह से तद्भव हो पाए हैं और ना तो ये संस्कृत को पूरी तरह से छोड़ पाए हैं, परिवर्तन हुआ है। अर्ध तत्सम शब्दों के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार, जैसे दई, रात, अक्षर, आगिन, बच, आज्ञा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, लड़का कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। देखिए यहाँ पे जब लड़के की बात हो रही तो ये नहीं बात हो रही किस लड़के की बात हो रही है, यहाँ पे लड़का कहा गया है, मतलब अर्थात पूरे लड़के जात की बात होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे श्याम, मई, वाराणसी, भारत इत्यादि। ठीक है। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास आदि। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, सभा, कुंज आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्द रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय व विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए सरकारी गजट में, ऑप्शन बी सरकारी पत्रिका में, ऑप्शन सी किसी भी पत्रिका में, ऑप्शन डी सामान्य पत्र के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरकारी गजट में। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए कुटिल, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी निरर्थक। देखो कुटिल भी है, कठिन भी है और वक्र भी है। जो निरर्थक है ये इसका विलोम नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। निरर्थक शब्द का सरल विलोम, निरर्थक शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है। शेष शब्द कुटिल, वक्र, कठिन तथा सरल के विलोम शब्द हैं। निरर्थक सार्थक का विलोम है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, जैसे वह घर गया। ये क्या है? ये एक साधारण वाक्य है। अगला है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका था तब वह आया। मैं खाना खा चुका था तब वह आया। ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। अगला है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है
उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। देखिए इसका असर इस पे दिख रहा है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? ऑप्शन ए आधे, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/3। संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेखन के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजनों को संक्षेपण कहते हैं। ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त और अनावश्यक बातों का त्याग तथा सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पूर्णता, स्पष्टता, भाषा की सरलता, शुद्धता और प्रवाहपूर्ण क्रमबद्धता इसकी अन्य विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्वापार संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वनाम। यहाँ पे देखिए किसी भी संज्ञा के बदले आता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पूर्वापार संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बदलाए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बदलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी विस्मय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रसों की सर्वमान्य संख्या 9 है। रस तथा स्थायी भाव की सूची निम्नवत है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक का स्थायी भाव भय है, और विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, और अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए ऐसा काम मत करो, ऑप्शन बी मैं पीछे आया था, ऑप्शन सी मैं यह काम नहीं करूँगा, ऑप्शन डी मैं काम के पीछे आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैं काम के पीछे आया था। वाक्य मैं काम के पीछे आया था में संबंध बोधक अव्यय पीछे का प्रयोग किया गया है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद हैं, से आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और, जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, बदले, एवज, तरह, सरीखा, खिलाफ, पर्यंत, अपेक्षा इत्यादि का ये संबंध बोधक अव्यय हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए शुभाशीर्वाद, ऑप्शन बी सादर प्रणाम, ऑप्शन सी सादर नमस्कार, ऑप्शन डी प्रणाम। इसका सही आंसर है शुभाशीर्वाद, क्योंकि बड़े हमको क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा शुभाशीर्वाद का अभिवादन किया जाना चाहिए। ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें गैर सरकारी पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अनेक रूप प्रचलित हैं, जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं, यथा संबंधियों के पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र और निमंत्रण पत्र, विविध पत्र। ये सब किस में आते हैं? ये अनौपचारिक पत्र में आते हैं। शुद्ध वाक्य बताएं। और पहला है 10 अरब यात्री भारत आए, ऑप्शन बी है 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, ऑप्शन सी अरब के 10 यात्री भारत आए, ऑप्शन डी 10 अरब यात्री भारत आए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरब के 10 यात्री भारत आए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, ऑप्शन है ऑप्शन बी लज्जा, ऑप्शन सी घटना, ऑप्शन डी प्रार्थना। देखो, संकल्प किया जाता है और घटना घटती है, यह घटती है यहाँ पे। लज्जा की जाती है और प्रार्थना भी की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए संकल्प। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला था क्या? साधारण था, जिसमें क्या था? एक कर्ता था और एक क्रिया थी। और दूसरा क्या था? मिश्र वाक्य था। और फिर क्या था? संयुक्त वाक्य। आपको दिखाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये साधारण या सरल वाक्य, फिर मिश्र वाक्य और फिर संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। रूप के आधार पर इनको 3 भेद बताए गए हैं इनके, देखते हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों से मेल से नहीं बने, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर। ये क्या है? फिर, नहीं, आदि। ये क्या है? ये मूल क्रिया विशेषण है, इनका प्रयोग किसी दूसरे शब्द से नहीं हुआ है। और यौगिक क्रिया विशेषण क्या है? जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे देखते हुए, वहाँ पर, यहाँ तक। ये क्या है? ये है यौगिक क्रिया विशेषण। और स्थानिक क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए कंघा हिस्सा, ऑप्शन बी हिस्सा कंधा, ऑप्शन सी कंघा स्त्री, ऑप्शन डी आग हिस्सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिस्सा और कंधा। अंश मतलब, इसका मतलब होता है हिस्सा और इसका मतलब होता है कंधा। गोदान का लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी चतुर्सेन, ऑप्शन डी रांगे राघव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है और इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र। और महादेवी वर्मा जी एक छायावादी कवित्री हैं। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि। और चतुर्सेन शास्त्री एक महान उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं हैं वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षामा आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और रांगे राघव की रचनाएं हैं मुर्दे का टीला, मुर्दों की टीला, प्रतिदान, चीवर, कब तक पुकारूं और अजय खंडहर, मेधावी पांचाली। ये किसकी रचना है? ये रांगे राघव की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली का क्षेत्र है। ऑप्शन ए पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी झांसी, जालौन, दंतिया, ऑप्शन सी आगरा, मथुरा, भरतपुर, ऑप्शन डी जयपुर, अजमेर और जोधपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झांसी, जालौन, दतिया। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की ओर ओकार बहुल वर्ग की बोली है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? ऑप्शन ए यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी।
ऑप्शन बी, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? ऑप्शन सी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है। ऑप्शन डी, वह क्या अच्छी फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी हुई। यह क्या संकेत कर रहा है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, संकेतवाचक वाक्य है। जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, ये प्रश्नवाचक हो गया। फसल अच्छी हो तो अच्छा, ये इच्छावाचक हो गया। वाह क्या अच्छी फसल है, यह विस्मयवाचक हो गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया था। अब ये 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अब आगे 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।